अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्लेन डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन की नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी को एक्सप्लेन करना है। चार्ल्स डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन फर्स्ट proposed in 1859 in his book On the Origin of Species. It is the cornerstone of modern biology. It explains how populations of living organisms change over time through a process of gradual adaptation to their environment. चार्ल्स डार्विन ने ये नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी अपनी किताब ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशी में 1859 में ये थ्योरी डिस्कस की थी। और इस थ्योरी में उसने ये कहा था कि किस तरीके से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन है वक्त गुजरने के साथ साथ वो तब्दील हो जाती है और अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से आहिस्ता आहिस्ता वो एडेप्टेशंस करती जाती है। तो वो थ्योरी जो है हम उसको इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन इज़ अ मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन। नेचुरल सिलेक्शन इज़ अ मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन, यानी इससे ये एवोल्यूशन का एक मैकेनिज्म है जिससे ऑर्गेनिज्म इवॉल्व होते हैं और नए जो करेक्टरिस्टिक हैं जो कि सूटेबल टू देयर लाइफ और एनवायरनमेंट होते हैं उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। Organisms that are more adapted to their environment are more likely to survive and pass on the genes that aided their success. This process causes species to change and diverge over time. तो एक तो पहली बात तो यह है कि इसमें एनवायरनमेंट के हिसाब से अडेप्टेशन होगी ऑर्गेनिजम्स की, कि अगर एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है तो वो भी अपना को अडेप्ट करेंगे, प्लस जो उनकी अडेप्टेशन है वो उनकी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होगी। वो किस तरीके से, अगर वो सर्वाइव कर गए तो ही वो पास ऑन करेंगे थ्रू रिप्रोडक्शन। दिस प्रोसेस कॉजेज स्पीशीज टू चेंज एंड डाइवर्ज ओवर टाइम। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ स्पीशीज में तब्दीलियाँ इसी प्रोसेस के ज़रिए आती रहती हैं क्योंकि एनवायरनमेंट उनका तब्दील हो रहा होता है। की प्रिंसिपल्स क्या हैं इस थ्योरी के? पहली तो है ओवर प्रोडक्शन, दूसरा है वेरिएशन, तीसरा है सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन और चौथा है ग्रेजुअल चेंज ओवर टाइम। पहला प्रिंसिपल तो यह है कि ऑर्गेनिजम्स तमाम हैं, जितने भी हैं, किसी एक हमारे जो ऑब्जर्वेशन में हैं पॉपुलेशन में ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं उनमें ये पोटेंशियल है कि वो रिप्रोड्यूस कर सकें ज़्यादा से ज़्यादा ऑफ स्प्रिंग्स को। ये अलग बात है कि वो ऑफ स्प्रिंग सर्वाइव ना कर सकें एडल्टहुड तक, उसकी वजह ये हो सकती है कि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं जैसे फूड, वाटर, स्पेस, शेल्टर। मगर इस नेचुरल सिलेक्शन के लिए ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये सलाहियत होनी चाहिए, ये पोटेंशियल होना चाहिए कि वो रिप्रोड्यूस कर सकें ज़्यादा से ज़्यादा। दूसरा वेरिएशन, तमाम इंडिविजुअल्स एक पॉपुलेशन में एक जैसे नहीं हों, इंडिविजुअल्स में कोई ना कोई डिफरेंस होना चाहिए, तभी तो वो डिफरेंस, वो ट्रेट जो इस एनवायरनमेंट के हिसाब से सूटेबल होगा वो सर्वाइव करेगा और नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होगा। तो इंडिविजुअल्स विद इन द पॉपुलेशन वेरी इन देयर ट्रेट्स, सम ऑफ विच आर इनहेरिटेड फ्रॉम देयर पेरेंट्स। जो ट्रेट्स हैं जो उनके पेरेंट्स से आए हैं वही अगली नस्ल में जाएंगे, तो वो ट्रेट्स इंपॉर्टेंट हैं। वो ट्रेट्स जो कि एनवायरमेंटल बिहेवियर के नतीजे में नमूदार हुए हैं या अपीयर हुए हैं, वो अगली नस्ल में अगर ट्रांसफ़र नहीं हो रहे हैं, फिनोटाइप्स हैं, फिनोटिपिकल ट्रेट्स हैं, तो वो फिर नेचुरल सिलेक्शन का हिस्सा नहीं बनेंगे, ये नेचुरल सिलेक्शन में उनका रोल नहीं होगा। These variations can be physical like fur color in rabbits or behavioral like hunting strategies in lion. Survival and reproduction. Individuals with traits better suited to their environment are more likely to survive and reproduce. तो जो क्रक्स है इस नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी का कि वो इंडिविजुअल जो कि एनवायरनमेंट में अडेप्ट कर चुके हैं, जो सूट कर रहे हैं एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को, वो फिर वो बचा पाते हैं, सर्वाइव कर जाते हैं, और जब सर्वाइव करेंगे तो रिप्रोड्यूस भी करेंगे। फिर क्या होगा? दे पास ऑन दीज एडवांटेजियस ट्रेट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। और फिर ये जो एडवांटेजेस ट्रेट्स जिसकी वजह से वो सर्वाइव कर सके थे वो अपने ऑफस्प्रिंग को यानी अगली जनरेशन को ट्रांसफ़र कर देंगे। Who are more likely to survive and reproduce in turn। और फिर इसके नतीजे में ये अगली जनरेशन जो है वो भी ज़्यादातर चांस यही है कि वो सर्वाइव कर जाएगी एनवायरनमेंट को और रिप्रोड्यूस करेगी। इस तरह ये प्रोसेस चलता रहेगा। दिस इज़ नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी। ग्रेजुअल चेंज ओवर टाइम। Over generations, the frequency of beneficial traits increase in the population, while less beneficial traits become less common। ये एक नेचुरल फिनोमिना है कि जो बेनिफिशियल ट्रेट्स हैं वक्त गुजरने के साथ साथ वो पॉपुलेशन में जनरेशन ओवर जनरेशन
एक्यूमुलेट होते रहते हैं, और जो लेस बेनिफिशियल ट्रेड्स होते हैं वो एक्सटिंक्ट होना शुरू हो जाते हैं, वो उस पॉपुलेशन में से निकलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो ऑर्गेनिज्म जो उन ट्रेड्स को रखते थे या जिनके अंदर वो ट्रेड्स था वो डाई आउट कर जाते हैं और अगली नस्ल को ट्रांसफ़र नहीं कर पाते। अब वो बैड ट्रेड्स, सिर्फ अच्छे ट्रेड्स ही ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं। तो क्या होता है ऐसे कि दिस ग्रेजुअल प्रोसेस लीड्स टू द एवोल्यूशन ऑफ द स्पीशीज। तो इससे एक नई स्पीशी वजूद में आ जाती है जिसके ट्रेड्स कोई 20, 30 या 40 या 2000 जनरेशन पहले कुछ और थे। इस फिनोमेना को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हम एक ग्रुप ऑफ रैबिट्स को इमेजिन करते हैं जिनको स्नोई फॉरेस्ट में रहना पड़ जाता है। फिर ऐसा होता है कि उनमें से वो रैबिट्स जिनके फर कुछ मोटे हों और बेहतर इंसुलेटेड हो, तो उनके सर्वाइवल का चांस इस ठंडे मौसम में, कोल्ड विंटर में ज़्यादा होगा। साथ ही साथ उनके अंदर ज़्यादा एनर्जी अगर हो कि वो अपनी फूड को भी तलाश कर सकें और साथ में वो रिप्रोड्यूस भी कर सकें, तो उनके सर्वाइवल और फिर ये करेक्टरिस्टिक अगली नस्ल में ट्रांसफ़र करने की जो पॉसिबिलिटी है वो उनमें ज़्यादा होगी। इसके नतीजा क्या निकलेगा? एज ए रिजल्ट दे हैव मोर ऑफस्प्रिंग हु इनहेरिट देयर थिक फर जीन्स। Over time, the majority of the rabbit population will have thick fur adapted to their snowy environment. तो वक्त गुजरने के साथ साथ जनरेशन आफ्टर जनरेशन फिर उस इलाके में फिर वही वाले रैबिट हमें मिलेंगे जिनके जो फर हैं वो थिक हैं और वो सर्वाइव कर सक रहे हैं इस स्नोई फॉरेस्ट के कोल्ड विंटर्स को। तो ये नेचुरल सिलेक्शन का प्रोसेस है। चार्ल्स डार्विन के इस नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी का जो एविडेंस है वो हमें फॉसिल के रिकॉर्ड से मिलता है कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता आया है शायद। फिर कंपैरेटिव एनाटॉमी की थ्योरी है, उससे भी हम महसूस करते हैं कि बिल्कुल नेचुरल सिलेक्शन का प्रोसेस वजूद रखता है। और सेलेक्टिव ब्रीडिंग का जो प्रोसेस है वो भी ये साबित करता है कि हम आर्टिफिशियली भी नेचुरल सिलेक्शन का प्रोसेस आर्टिफिशियल तरीके से भी अडेप्ट करवा सकते हैं किसी ऑर्गेनिज्म में। फॉसिल रिकॉर्ड क्या कहते हैं? फॉसिल रिकॉर्ड शोज दैट स्पीशीज हैव चेंज्ड ओवर टाइम। बहुत करोड़ों साल पहले के फॉसिल देखें, फिर आज के फॉसिल देखें, उनके हम ओरिजिन को डीएनए की मदद से जान लेते हैं कि वो ओरिजिन सेम था उनका, ये एंसेस्टर सेम थे, मगर अब उनमें बहुत तब्दीली आ चुकी है। ये तब्दीली क्यों आई है? उनके एनवायरनमेंट चेंज होती गई और वो जानवर अपने आप को तब्दील करते गए। इससे नई स्पीशी जो है वो इमर्ज हुई और ओल्ड वन जो है वो डिसअपीयर होती गई, क्योंकि अब उनके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक थे वो उस नई एनवायरनमेंट के हिसाब से मैचिंग नहीं थे और वो लेस बेनिफिशियल थे, लिहाजा वो एक्सटिंक्ट होते चले गए। कंपैरेटिव एनाटॉमी में अगर हम देखें तो सिमिलर स्ट्रक्चर मुख्तलिफ स्पीशी में देखने को मिलते हैं। इससे ये मालूम होता है कि मुख्तलिफ स्पीशी का जो एंसेस्टर था शायद वो एक ही था, किसी एक ऑर्गेनिज्म से ये सारे जानवर वजूद में आए हैं। एग्जाम्पल क्या है इसकी कि जो विंग्स ऑफ द बर्ड्स, बैट्स में जो बोन्स हैं वो बिल्कुल वैसी हैं जैसे इंसान के हाथ की बोन्स होती हैं और बिल्कुल वैसी ही उसी तरह सिमिलर हैं। इसका मतलब ये कि इंसान और चमगादड़ दोनों का एंसेस्टर कोई एक कॉमन ऑर्गेनिज्म था। वक्त गुजरने के साथ साथ नेचुरल सिलेक्शन का प्रोसेस हुआ। इंसान के जो एनवायरनमेंट थी वो कुछ और थी, बैट की कुछ और थी, लिहाजा उन्होंने अपने आप को तब्दील कर लिया और नए जो हैं उन्होंने लिम्स बना लिए जो कि बेटर सूटेड हैं टू देयर न्यू एनवायरनमेंट फॉर देयर सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन। और तीसरा यह है कि सेलेक्टिव ब्रीडिंग। ह्यूमन जो है आर्टिफिशियली सेलेक्ट करते हैं मुख्तलिफ जानवरों को और पौधों को उनके स्पेसिफिक ट्रेट्स को देखते हुए कि ये जानवर इस ट्रेट में अच्छा है। जैसे गाय को अगर हम देखें तो वो दूध अच्छा दे रही है तो हम वो वाली गाय चुनते हैं, फिर उसको क्रॉस करते हैं दूसरे बुल से, फिर उसके ऑफ स्प्रिंग होते हैं, उसमें उस गाय का ट्रेट आ जाता है, वो भी ऑफ स्प्रिंग भी ज़्यादा दूध देने वाला जानवर होता है। इस तरह प्लांट्स हैं ज़्यादा यील्ड दे रहे होते हैं। ये सारी जो सिलेक्शन हो रही होती तो ये आर्टिफिशियली है, ठीक है, मगर इसके पीछे प्रोसेस जो है वो नेचुरल सिलेक्शन अगर करें नेचुरली सिलेक्ट हो रहा हो तो भी ऐसे ही होगा। तो इससे हमें अंदाज़ा होता है कि नेचुरल सिलेक्शन का जो फिनोमिना है वो उसके जो एविडेंस है वो हमारे सामने आता है थ्रू सेलेक्टिव ब्रीडिंग के ज़रिए हम ये काम कर रहे होते हैं जो डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि द पावर ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। Humans can artificially select for specific traits in animals and plants through selective breeding, demonstrating the power of natural selection. That is all. Thank you very much. Assalamu alaikum.